भारत में एक मुद्दा इस वक्त काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। मामला है शाहरुख खान का। शाहरुख खान ने दरअसल अपनी टीम केकेआर के लिए बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीद लिया है। अब दावा किया जा रहा है कि शाहरुख खान ने देश के साथ गद्दारी कर दी है। तो आज की इस रिपोर्ट में ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में शाहरुख खान ने देश के साथ गद्दारी की है। वो शाहरुख खान जिसने अपने एक्टिंग की बदौलत भारत में अपना नाम आगे बढ़ाया, वो शाहरुख खान क्या गद्दार है। इसे समझने के लिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि आखिर केकेआर के लिए जो नाम सामने आ रहा है, शाहरुख खान जो दावे किए जा रहे हैं कि बांग्लादेशी खिलाड़ी को उन्होंने खरीद लिया, आखिर कोलकाता नाइट राइडर के अकेले क्या शाहरुख ही मालिक हैं। शाहरुख खान इस टीम के सह मालिक हैं। इसके साथ उनकी को एक्टर रही जूही चावला और उनके पति जय मेहता भी बराबर के हिस्सेदार हैं। साल 2008 में शाहरुख खान ने जूही चावला और जय मेहता के साथ ये टीम खरीदी थी। इस टीम का अच्छा सक्सेस रेट भी रहा है और ये एक ब्रांड भी अब मानी जाती है। शाहरुख खान केवल इस टीम के अकेले हिस्सेदार नहीं है। हाँ, 55% तक की हिस्सेदारी शाहरुख की है, लेकिन जूही चावला और जय मेहता की भी 45% की हिस्सेदारी टीम के लिए है। यानी कि अगर शाहरुख इसमें फैसला लेते हैं तो उसमें बराबर की भागीदारी जूही और जय मेहता की भी होगी। इसका मतलब तो सीधे सीधे ये हुआ ना कि अगर किसी टीम में शाहरुख किसी खिलाड़ी को लेना है केकेआर की टीम में, तो शाहरुख के साथ फैसला जूही चावला और जय मेहता ही लेंगे, लेकिन नाम सामने केवल शाहरुख का आया। बड़े बड़े धर्म गुरु शाहरुख खान के नाम पर केवल आलोचना कर रहे हैं। राजनीतिक जगत के नाम भी इसमें सामने आए हैं। वो चेहरे जो ये जानते भी नहीं कि आईपीएल में कौन कौन सी खिलाड़ी होंगी, किस किस प्लेयर को लिया गया है, वो चेहरे जो ये भी नहीं जानते होंगे कि इस टीम में जूही चावला और जय मेहता भी हिस्सेदार हैं, वो केवल शाहरुख को ही दोषी ठहरा रहे हैं। इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी ये भी समझिए कि आखिर क्या सच में शाहरुख खान ने जब ये टीम के लिए क्रिकेटर को खरीदा था तो इतनी बड़ी आलोचना हो रही थी भारत की बांग्लादेश में। इसको समझने के लिए ये देखिए, शाहरुख खान ने जब आईपीएल के लिए खरीदा तो फिर इसमें 16 दिसंबर को बोली हुई। 16 दिसंबर को अबू धाबी में खिलाड़ियों की बोली लगी, जिसमें ऑक्शन में 77 खिलाड़ियों ने जगह बनाई। बांग्लादेशी लेफ्ट आर्म पेसर मुफ्ताजिर रहमान के लिए बोली लगाई गई, तो इसमें कोलकाता की टीम और चेन्नई की टीम दोनों ही आमने सामने थी। दोनों ही इस टीम के लिए मुस्तफिजुर रहमान को खरीदना चाहते थे, लेकिन एक धर्मगुरु का ये दावा है कि केवल कोलकाता नाइट राइडर्स को ही पड़ी थी कि वो बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीदे। कोई दूसरा प्लेयर तो इसे नहीं खरीद रहा था, कोई दूसरी टीम तो इसे नहीं खरीद रही थी। तो इस बात से साफ होता है कि टीम ने खरीदना तो चाहा, लेकिन क्योंकि शाहरुख की टीम इसमें जीत गई, इस वजह से कोलकाता नाइट राइडर्स के पास बांग्लादेश के इस क्रिकेटर को आना पड़ा। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 9 करोड़ 20 लाख की रकम देके इस खिलाड़ी को खरीदा था। क्यों खरीदा? क्योंकि मैदान में मुस्तफिजुर रहमान के रिकॉर्ड की बात करें तो खिलाड़ी के नाम 126 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच में 7.20 की इकोनॉमी के साथ 158 विकेट हैं। अगर आईपीएल की बात करें तो 60 मैचों में 8.13 इकोनॉमी के साथ 65 विकेट हैं। इससे एक बात तो समझी जा सकती है कि खिलाड़ी तो बढ़िया हैं। अब ये समझिए कि आखिर ये भारत विरोधी नारे बांग्लादेश में लगने शुरू कब हुए। 16 दिसंबर को अबू धाबी में खिलाड़ियों के लिए बोली होती है और उसमें सभी खिलाड़ी टीम के साथ खरीद लिए जाते हैं। इसके 2 दिन बाद 8 दिसंबर 2025 को बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की ईश निंदा के आरोप में जान ले ली जाती है और यहीं से मामला शुरू होता है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा भड़कती है और भारत विरोधी नारे लगने शुरू हो जाते हैं, लेकिन उस वक्त तक शाहरुख का नाम कहीं दूर दूर से नहीं था। आपने तारीखों को अगर ध्यान से सुना होगा तो एक बात तो साफ हो गई होगी कि शाहरुख ने जिस वक्त बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीदा था, उस वक्त ये पूरा मामला ही नहीं था। ना तो ईश निंदा के आरोप में किसी हिंदू युवक की जान गई थी और ना ही बांग्लादेश में हिंदू विरोधी नारे लग रहे थे। इससे पहले ही खिलाड़ियों को खरीदा जा चुका था। अब ये मामला भड़कता है साल 2025 के अंत में, जहां पर बड़े बड़े धर्म गुरु और राजनीतिक जगत के लोग ये कहते हैं कि शाहरुख खान ने बांग्लादेशी खिलाड़ी को तब खरीदा जब बांग्लादेश में भारत विरोधी नारे लग रहे हैं।
आखिर ये बात तथ्यों के आधार पर कहीं सही बैठती है? आप कमेंट करके बताइएगा। हम रिपोर्ट में आगे बढ़ते हैं। बीसीसीआई का इसमें कितना बड़ा योगदान है, ये समझने की कोशिश करते हैं। बीसीसीआई किसी भी क्रिकेटर को बैन कर सकती है, किसी भी क्रिकेट टीम को, देश को बैन कर सकती है। क्रिकेट का सर्वोसर्वा उसके पास है। इस पूरे कंट्रोवर्सी में शाहरुख खान को जम करके लोग आलोचना दे रहे हैं, लेकिन बीसीसीआई कहाँ है? बीसीसीआई का ये कहना है कि अभी तक भारत सरकार की ओर से बांग्लादेशी खिलाड़ियों को रोकने की कोई दिशा निर्देश मिले ही नहीं है। पिछले साल बीसीसीआई ने टीम इंडिया का बांग्लादेशी दौरा भारत सरकार के निर्देश पर स्थगित किया था। अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी और कई हिंसक घटनाएं सामने आई। दिसंबर में ढाका स्थित भारतीय दूतावास के बाहर भारत विरोधी नारे लगने शुरू हो गए थे। इसके बाद भारत में वीजा सेंटर बांग्लादेशियों के लिए बंद कर दिए गए। बांग्लादेश ने भी भारतीय नागरिकों को वीजा देने से रोक लगा दी। हालात तनावपूर्ण और नाजुक थे। बीसीसीआई के एक सीनियर अधिकारी ने इनसाइड स्पोर्ट्स को ये कहा कि स्थिति संवेदनशील है, हम लगातार भारत सरकार के संपर्क में हैं। फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर बैन लगाया जाए। मुस्तफिजुर आईपीएल खेलेंगे। बांग्लादेश कोई दुश्मन देश नहीं है। हालांकि मुस्तफिजुर की उपलब्धता पूरी तरह से पक्की नहीं है। अप्रैल में बांग्लादेश में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज है जिसे खिलाड़ी को खेलना है। अगर बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड ने मुस्तफिजुर को एनओसी नहीं दी तो आईपीएल 2026 में उनका आना मुश्किल हो सकता है। मौजूदा राजनीतिक माहौल को देखें तो ये भी संभव है कि बांग्लादेशी क्रिकेटर खुद अपने पांव पीछे कर ले या फिर बीसीबी यानी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड एनओसी ना दे। आज तक में छापी गई इस रिपोर्ट में ये समझा जा सकता है कि अभी भारत सरकार की ओर से बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर कोई भी बैन नहीं लगाया गया है। बीसीसीआई भारत विदेश मंत्रालय के साथ T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए बांग्लादेशी खिलाड़ियों के वीजा पर बातचीत कर रहा है। बांग्लादेश की टीम कोलकाता और मुंबई में अपने ग्रुप स्टेज के मैच खेलेगी। आईपीएल 2026 वर्ल्ड कप खत्म होने के 10 दिन के बाद ही शुरू हो जाएगा। ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि मुस्तफिजुर रहमान का वीजा वर्ल्ड कप के जरिए एक्सटेंड हो जाए। बीसीसीआई अधिकारी ने यह कहा है कि मुस्तफिजुर रहमान T20 वर्ल्ड कप के लिए वीजा अप्लाई करेंगे, जिसे आईपीएल के लिए बढ़ाया जा सकता है। वीजा में बढ़ोतरी में कोई समस्या नहीं होगी। बीसीसीआई का ये भी कहना है कि हो सकता है कि एनओसी को लेकर के भी कोई नकारात्मक संकेत ना दिखे। इसी बीच बांग्लादेश में 2 हिंदुओं की मॉब लिंचिंग के बाद आईपीएल 2026 के लिए बांग्लादेशी खिलाड़ियों को बाहर करने की मांग भी तेज हो गई है। आपने एक पहलू को समझा जिसमें आज तक में छपी गई इस रिपोर्ट के मुताबिक अभी सरकार की ओर से बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर कोई भी बैन नहीं लगाया गया है। तो ऐसे में बीसीसीआई भी किसी भी तर्क पे नहीं खड़ी उतर सकती, किसी भी तरीके से बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर बैन नहीं लगा सकती। बीसीसीआई के अधिकारी का ये भी कहना है कि बांग्लादेश कोई हमारा दुश्मन देश नहीं है। तो इससे एक बात तो साबित है कि सरकार ये नहीं चाहती कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर बैन लगाया जाए। आगे बढ़ते हैं। साल 2023-24 में बांग्लादेश को भारत की ओर से 157 करोड़ रुपए की मदद की गई थी, जबकि साल 2024-25 में ये मदद कम होकर के 120 करोड़ रुपए ही रह गई। और अब साल 2025-26 की बात की जाए तो इस साल में भी 120 करोड़ रुपए ही बांग्लादेश को मदद दी गई थी। ये सब कुछ हुआ पड़ोसी फर्स्ट नीति के मुताबिक, जहां पर भारत अपने पड़ोसी मुल्कों को अलग अलग तरीके से मदद देता है। बांग्लादेश क्योंकि लंबे वक्त से भारत का विरोध करता रहा है, इस वजह से ये मदद घटाकर 120 की गई थी। हो सकता है 2026-27 का जो बजट पेश हो, उस बजट में ये राशि और भी कम कर दी जाए। आपने इस रिपोर्ट को सुना और अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सच में केवल शाहरुख खान का दोष है। शाहरुख खान को गद्दार तो कह दिया गया, लेकिन आप ये देखिए कि 16 दिसंबर को नीलामी होती है, 18 दिसंबर को जान ले ली जाती है बांग्लादेश में एक हिंदू नागरिक की। इसके बाद ये मामला शाहरुख खान के खिलाफ बनता है साल 2025 के अंत में। इसके बाद कुछ बड़े बड़े धार्मिक गुरु आते हैं, राजनीतिक जगत के लोग आते हैं, जिनका चेहरा भी लोग शायद नहीं जानते होंगे। वो आ करके ये कहते हैं कि शाहरुख खान गद्दार हैं।
गद्दार का टैग तो बड़े ही आराम से दे दिया गया, लेकिन किसी ने बीसीसीआई से ये नहीं पूछा कि आखिर बांग्लादेशी खिलाड़ियों को खिलाया ही क्यों जा रहा है। जब बीसीसीआई से इस पर सवाल भी पूछा गया तो बांग्लादेशी खिलाड़ियों को लेकर के बीसीसीआई ने ये कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि भारत सरकार की ओर से तो हमें दिशा निर्देश दिए ही नहीं गए हैं, तो आखिर हम कैसे उन पर लगाम लगा सकते हैं। कुछ धार्मिक गुरुओं का तो कहना यह है कि बीसीसीआई ने तो चलो रोक नहीं लगाई, तो कम से कम शाहरुख खान तो समझ सकते थे। उनसे ये भी पूछना जरूरी है कि आखिर शाहरुख खान कब समझते। ये हिंसा 18 दिसंबर के बाद भड़की और 16 दिसंबर को टीम को खरीदा जा चुका था। एक पहलू ये भी देखना है कि लगातार भारत की ओर से बांग्लादेश के लिए मदद जा रही है। बांग्लादेश बीते कई सालों से भारत के खिलाफ इसी तरीके की विरोध कर रहा है। हालांकि ये मदद धीरे धीरे कम भी कर दी गई है, लेकिन बांग्लादेश को भारत लगातार मदद कर रहा है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाने में। क्या बांग्लादेश को इतनी भी शर्म नहीं आनी चाहिए कि जो देश उसके लिए इतनी ज़्यादा मदद कर रहा है, अपने बजट का एक बड़ा अमाउंट जो है उसके नाम कर रहा है, तो उसे समझना होगा कि ये देश कितना ज़्यादा ज़रूरी है। बांग्लादेश में भारत के खिलाफ नारे लगाए जाते हैं और भारत का ही पैसा बांग्लादेश में इस्तेमाल किया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। इस पर जो सरकार है वो कड़े से कड़े दिशा निर्देश दे सकती है। हो सकता है कि ये फैसला भी आ जाए कि जो करोड़ों की मदद भारत सरकार की ओर से बांग्लादेश को दी जा रही है उस पर बैन भी लगाया जाए, लेकिन इसमें वक्त लगेगा। इसमें समझने की ज़रूरत तो ये है कि आलोचना आप कीजिए, लेकिन आलोचना के साथ ये भी ध्यान रखिए कि गद्दार केवल एक टैग ही नहीं है। गद्दार एक ऐसी काली स्याही है जिससे अगर किसी शख्स का नाम लिख दिया जाए तो वो मिटता नहीं है। वो शाहरुख खान जो अपने मीर फाउंडेशन के जरिए लोगों की मदद करते हैं, कोविड-19 में मदद की, इसके अलावा पंजाब में आई बाढ़ में मदद की, एसिड अटैक में महिलाओं की मदद करते हैं, महिलाओं के लिए ऐसे भी वेलफेयर में वो काम करते हैं, उस शाहरुख खान को गद्दार कह दिया गया। जरा उनसे पूछा जाए जो आलोचना लगातार कर रहे हैं उन धार्मिक गुरुओं से कि इसमें तो जूही चावला और जय मेहता का भी नाम सामने आया था, क्यों उनका जिक्र नहीं किया जा रहा है। ये भी सवाल पूछा जाना चाहिए कि जो बड़े बड़े नेता और धर्मगुरु शाहरुख खान को आड़े हाथों ले रहे हैं, भारत सरकार पर क्यों नहीं सवाल किए जाते हैं कि भारत सरकार इस पर जल्द से जल्द फैसला ले। बीसीसीआई का कहना है कि भारत सरकार के साथ उनकी बैठक जारी है, संपर्क में है और जो कुछ भी होगा वो फैसले लिए जाएंगे। यानी कि पूरी जो कंट्रोवर्सी है इसमें शाहरुख खान का कहीं हाथ दूर दूर से नजर आता नहीं है। इसमें भारत सरकार और बीसीसीआई फैसला ले सकती है। अगर बीसीसीआई चाहे तो बांग्लादेशी क्रिकेटर को वो ना रखे, लेकिन उन्होंने रखा, इस वजह से शाहरुख खान ने उसे खरीदा, वो भी उसके मैच रेट की वजह से। उस वक्त तक बांग्लादेश और भारत का कोई बड़ा मामला सामने नहीं आया था, क्योंकि अब ये मामला सामने आया है और शाहरुख खान शांत है, इस वजह से लगातार आलोचनाओं का दौर जारी है। सवाल तो ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता इसमें सामने आए हैं, बड़े नेता नहीं, लेकिन वो नेता जिनका नाम लोग शायद ही कभी सुनते हैं, वो सामने आकर के ये कह रहे हैं कि शाहरुख को ये काम करना ही नहीं चाहिए था। लेकिन जरा ये भी तो देखें कि आखिर इस पर जो असल फैसला ले सकता है कोई अगर, तो भारत सरकार ही तो है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता ही तो है जो इस पर फैसला ले सकती है। जब सरकार इस पर फैसला नहीं ले रही तो सरकार के लोग, सरकार के नेता आखिर इस तरीके की आलोचना कैसे कर सकते हैं। बीसीसीआई में जय शाह से भी तो सवाल करना चाहिए। आखिर जय शाह ने बांग्लादेशी खिलाड़ियों को क्यों मौका दिया, क्यों अभी तक उस पर एक्शन नहीं लिया गया है, क्यों टीम से नहीं निकाला गया है। ये सब कुछ पहलुओं को जानने के बाद इन राजनीतिक लोगों को और धर्म गुरुओं को बोलना चाहिए। जो धर्म गुरु केवल धर्म के नाम पर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं नफरत, उन्हें ये जानने की जरूरत है कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। वो धर्मगुरु जिन्हें ये नहीं पता कि आखिर ये जो खिलाड़ी है इनकी नीलामी कब हुई, वो धर्मगुरु जिन्हें शायद आईपीएल देखने का भी वक्त नहीं मिलता होगा, वो धर्मगुरु किसी भी तरीके से आलोचना कर रहा है केवल एक इंसान पर जिसका एक विशेष धर्म, विशेष जाति है। क्यों जूही चावला और जय मेहता का इसमें नाम सामने नहीं आता? ये ऐसे सवाल है, शायद इनके जवाब धर्म गुरुओं के जरिए नहीं मिलेंगे, लेकिन आलोचना जरूर होगी।
कमेंट करके आप बताइएगा कि आप इस पर क्या सोचते हैं, क्योंकि शाहरुख खान पर ये मामला गर्म था, इस वजह से सिक्के के दोनों पहलुओं को समझना ज़रूरी था। शाहरुख खान अभी तक इस पर कोई भी आलोचना का जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन इंतज़ार है कि अगर वो आलोचना का जवाब देते हैं तो किस तरीके से देंगे, क्योंकि ये पूरा मामला केवल बांग्लादेश और भारत के खिलाफ नहीं है, बल्कि भारत में एक विशेष धर्म का नाम लेकर के उसके खिलाफ आलोचना की जा रही है। क्योंकि शाहरुख खान एक बड़े स्टार हैं, क्योंकि शाहरुख खान का नाम आसानी से उछाला जा सकता है, उस पर राजनीति की जा सकती है, उस पर धर्म की जो लड़ाई है वो की जा सकती है। इसीलिए केवल एक विशेष इंसान का नाम उछालना, और वो भी वो इंसान जिसने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया हो, क्या किसी भी मायने में तथ्यों के साथ ठीक बैठता है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए।